हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी पीसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें हिंदी का पोर्शन, जो जनरल हिंदी का पोर्शन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 55 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। अगर आपने यूपी पीसीएल के लिए अप्लाई किया है तो ये जो है ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 2018 में, तो उसके ये जो है सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन मैं आपको पूरा कराऊंगा और वो भी व्याख्या के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आपने यूपी पीसीएल के लिए अप्लाई किया है तभी जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से महाप्राण कौन सा है। तो महाप्राण बताना है कौन सा है। तो महाप्राण जो है कौन सा अक्षर होता है। तो जो का, चा, टा, ता, पा इस तरह के वर्ग होते हैं, तो हर वर्ग में जो दूसरा महाप्राण जो होता है, हर वर्ग में जो दूसरा वर्ण होता है और जो चौथा वर्ण होता है वो जो है क्या होता है, महाप्राण। और इसके अलावा जो है महाप्राण ऊष्म व्यंजन जो होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे तीनों सा होते हैं। जो ये वाला सा होता है सीटी सा जिसको कहते हैं, या तालव्य सा, और ये वाला सा मूर्धन्य सा, और ये छोटा सा, तीनों सा। और इसके अलावा हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये भी महाप्राण में आते हैं। और अगर अल्प प्राण पूछ लिया जाए आपसे, तो अल्प प्राण कौन कौन से अक्षर होते हैं। तो अल्प प्राण की बात करेंगे तो अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पहला तीसरा और इसके अलावा जो है पांचवा व्यंजन, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है ये अल्प प्राण होता है। और इसके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये भी जो है अल्प प्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, और इसके अलावा या, रा, ला, वा जो अंतस्थ व्यंजन है वो जो है अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण जो है दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फा, ये जो है पा वर्ग का दूसरा अक्षर होता है, तो दूसरा चौथा महाप्राण में आता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भरत मुनि द्वारा उल्लिखित 8 स्थायी भावों में शामिल नहीं है। तो भरत मुनि की बात करते हैं। तो भरत मुनि ने जो है अपने नाट्य शास्त्र, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें जो है 8 रसों का वर्णन किया था। 8 रस कौन कौन से थे। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, श्रृंगार रस एक हो गया। और इसके अलावा हास्य रस हो जाता है, रौद्र रस, करुण रस, और इसके अलावा वीर रस, विभत्स रस, और इसके अलावा भयानक रस, और इसके अलावा अद्भुत रस। तो ये जो है इन्होंने 8 रस बताए थे। उसके बाद जो है बाद में वात्सल्य रस जोड़ा गया, और शांत रस जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस और शांत रस जो है बाद में जोड़े गए हैं। ये भरत मुनि के द्वारा नहीं बताए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्थायी भाव पूछा गया है। तो 8 अगर रस बताए थे तो हर रस का स्थायी भाव होता है, तो 8 ही स्थायी भाव भी बताए थे, जिसमें से भय जो है हो जाता है भयानक रस का स्थायी भाव, क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाता है, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। लेकिन ये भरत मुनि के द्वारा नहीं बताया गया था। तो यही इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, उत्साह की बात करें तो उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव होता है। तो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस का। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव होता है। और विस्मय जो है किस रस का स्थायी भाव होता है। तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है, पल पल में कौन सा समास है। पल पल में कौन सा समास है बताना है। तो पल पल में जो है यहाँ पे दिया गया अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव, इसमें जो है पहला जो पद होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद जो है उपसर्ग होता है, या फिर जो है इसमें 2 शब्द रिपीट होते हैं, जैसे पल पल हो गया,
रातों रात हो गया, धीरे धीरे हो गया, हाथों हाथ हो गया, तो ये जो है क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा अगर उपसर्ग लगा है, जैसे कि प्रति उपसर्ग लगा है, जैसे प्रति लगा है, या फिर यथा लगा है, जैसे यथाशक्ति हो गया, और इसके अलावा आ लगा है, जैसे कि आजन्म हो गया, और भर लगा है तो भर पेट हो जाता है भर से। तो इस तरह से जो जिसमें उपसर्ग लगा होता है वो जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पे अब बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं जिनमें उच्चारण में कम टाइम लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जो छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ और ए और ओ, ये सब क्या है, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करेंगे, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर हो जाता है बड़ा आ और बड़ी ई, और इसके अलावा बड़ा ऊ और ए और औ, ये जो है दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बड़ी ई, छोटा ओ, छोटी ई और छोटा आ, ये जो है क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिड़गिड़ाना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो यहाँ पे गिड़गिड़ाना के लिए सही मुहावरा अगर हम बात करते हैं, नाको चने चबवाना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत परेशान करना किसी को। नाच नचाना मतलब कि मनचाही करवाना, किसी से मनचाही करवाना जो है उसको कहते हैं नाच नचाना। गिड़गिड़ाना के लिए होता है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना के लिए होता है गिड़गिड़ाना, या फिर नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है। नीला पीला होना का मतलब क्या हो जाएगा? नीला पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्से में होना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब काव्य में अर्थ और शब्द दोनों में सौंदर्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जब शब्द के द्वारा सौंदर्य होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन जब जो है अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा सौंदर्य काव्य में होता है तो उसको कहते हैं उभयालंकार। तो यहाँ पे उभयालंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बाजार जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो मैंने बाजार जाना था, इसमें अशुद्ध क्या है? तो मैंने यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे बाजार जाना था, मुझे बाजार जाना था, ये जो है शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है इसमें गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार के अगर भेद की बात करें तो शब्दालंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रास, ये होता है अनुप्रास, एक होता है यमक, और एक होता है श्लेष। ये जो है 3 होते हैं शब्दालंकार, ये शब्दालंकार हो जाते हैं। और अर्थालंकार तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये शब्दालंकार हो गए। तो इसमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो यमक, मैंने आपको बताया यमक जो है कौन सा अलंकार है, ये जो है शब्दालंकार है। बाकी रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब जो है अर्थालंकार हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे कि यहाँ पे तीसरा जो है, सभापति ने अपना भाषण पढ़ा, ये कैसा वाक्य है? तो ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा। और मिश्रित वाक्य होता है दूसरा, तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से ज़्यादा जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ कभी जंगल था, तो जहाँ अभी समुद्र है ये जो है आश्रित है, क्योंकि इसको जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आगे अभी कुछ बाकी है इसमें कहना। तो जहाँ अभी समुद्र है ये आश्रित उपवाक्य है, वहाँ कभी जंगल था। ठीक है, तो ये जो है प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो इसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी जो है एक उस पर आश्रित होगा। और उसके बाद जो है होता है तीसरा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में जो है 2 या 2 से अधिक वाक्य जो है जुड़े हुए होते हैं, या तो वो जो है या से जुड़े होंगे, या और से, या तथा से, या अथवा, इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो है संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं
और ठंड से सिकुड़ते हैं। तो यहाँ पे जो दो वाक्य और से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे गर्मी से पदार्थ फैलते हैं, अगर आप इतना ही बोलेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ अभी कहना बाकी है। और ठंड से सिकुड़ते हैं, ठंड से सिकुड़ते हैं, इतना ये भी मतलब दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो इन दो स्वतंत्र वाक्यों को और से जोड़ दिया गया, तो ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य पूछा गया था तो यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये आप बताइए कौन सा वाक्य होगा। तो बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तो ये जो है कैसा वाक्य हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक जो उस पर आश्रित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है। तो दोस्तों अगर छंद की बात करते हैं तो छंद जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद और एक होते हैं वार्णिक छंद। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद जो है दो तरह के छंद होते हैं। मात्रिक छंद की बात करें तो इसमें जो है आपका चौपाई आ जाता है, दोहा आ जाता है। चौपाई, दोहा और सोरठा, सोरठा भी जो है कैसा छंद है, सोरठा जो है ये मात्रिक छंद हो जाता है। इसके अलावा रोला, रोला, छप्पे और भी कई सारे हैं, तो ये सब जो है मुख्य हैं, ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं वार्णिक छंद की तो ये उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, ये जो है क्या है, वार्णिक छंद है। वसंत दिल का, ये भी जो है वार्णिक छंद होता है। इसके अलावा सवैया, सवैया जो है कैसा छंद है, ये भी वार्णिक छंद है, ठीक है। तो यहाँ पे चौपाई इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है अगला। दिया गया सजीव का विलोम शब्द क्या होगा। तो सजीव का विलोम यहाँ पे निर्जीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वही धनकार। यहाँ पे कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। तो साहित्य से संबंधित के लिए क्या कहेंगे, साहित्यिक कहेंगे। यहाँ पे साहित्यिक जो है इसका राइट आंसर हो गया। फिर है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो विदेशी शब्द इसमें बताना है। तो विदेशी शब्द जो बाहर से लिए गए हों, जैसे कि अंग्रेजी से या फारसी से, अरबी से, पुर्तगाली से, तो वो सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलेज, कॉलेज जो है विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी से लिए गए, जैसे डॉक्टर हो गया, स्कूल हो गया, ये सब जो है विदेशी शब्द हो जाते हैं। नियम, चतुर, छाया, ये जो है ये विदेशी शब्द नहीं है। फिर जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें उपमान के सभी अंगों का आरोप उपमेय पर हो वहां पर होगा। तो जिसमें उपमान के सभी अंगों का आरोप उपमेय पर हो वहां पर होगा सांग रूपक। सांग रूपक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार जो होता है, रूपक अलंकार में दो भेद होते हैं। एक होता है अभेद रूपक, एक होता है अभेद रूपक और दूसरा होता है तद्रूप रूपक। दूसरा कौन सा होता है, तद्रूप रूपक होता है, ठीक है। तो ये तो जो है डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो ये जो सांग रूपक होता है ये अभेद रूपक का भाग होता है। अभेद रूपक के तीन भाग होते हैं, एक होता है सांग रूपक, एक होता है सांग रूपक और दूसरा होता है निरंग रूपक, निरंग रूपक और तीसरा होता है परम्परित रूपक। तीसरा कौन सा होता है, परम्परित रूपक होता है, ठीक है। तो ये अभेद रूपक के जो है भेद होते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो पान, पान ये जो है तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम पूछा जाए क्या होगा, तो इसका तत्सम हो जाता है पर्ण। पान का तत्सम क्या हो जाएगा, पर्ण हो जाएगा। पाहन की बात करते हैं तो ये भी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पाषाण। इसका तत्सम होता है पाषाण। पत्रिका, ये जो है पत्रिका क्या है, तत्सम शब्द है, पत्रिका तत्सम शब्द हो जाता है। अगर इसका तद्भव पूछा जाए आपसे तो इसका तद्भव होता है पाती। पाती जो है, पाती का तत्सम होता है पत्रिका। पलंग की बात करते हैं तो पलंग जो है ये तद्भव है। अगर पलंग का तत्सम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, तो पर्यंक। पर्यंक जो है ये तत्सम होता है पलंग का। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वो खाता है, वाक्य का काल कौन सा है। तो यहाँ पे वह खाता है, इसका काल बताना है।
तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ये वो खाता है, सिंपल सा है, सामान्य वर्तमान काल है। और अगर संदिग्ध वर्तमान काल होता तो यही सेंटेंस कैसा होता, तो संदिग्ध में होता वो खाता होगा या वो खा रहा होगा, इस तरह होता। तात्कालिक वर्तमान अगर होता तो होता वो खा रहा है। पूर्ण वर्तमान में कैसा होता, तो वो खा चुका है, वो होता तो होता पूर्ण वर्तमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए आप आगे जो है मेरा मेरी लगा सकते हैं, या अच्छा अच्छी लगा सकते हैं, या कोई क्रिया लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप पहचान सकते हैं। जैसे शांति जो है भंग हो गई कहते हैं, भंग हो गया नहीं कहते, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा शांति। विवाह हो गया या मेरा विवाह, मेरी विवाह तो कहते नहीं है। व्याख्यान तो व्याख्यान दिया गया। आभार, आभार जो है प्रकट किया गया। तो यहाँ पे ये सभी पुल्लिंग हो जाते हैं, शांति जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे देशज शब्द कौन सा हो जाएगा। देशज शब्द जो है ये न तद्भव होते हैं न तत्सम होते हैं, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में जो है अपने देश में ही ये शब्द बन गए हैं। तो यहाँ पे खटपट जो है देशज शब्द हो जाएगा। लीची की बात करेंगे तो लीची जो है ये चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। पेंसिल की बात करते हैं तो पेंसिल जो है ये अंग्रेजी भाषा का है, पेंसिल अंग्रेजी भाषा का है। अगर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस जो है किस भाषा का शब्द है, तो पुलिस याद रखिएगा फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, पुलिस जो है फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है जबान और जवान शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो जबान का मतलब क्या होता है, जबान का मतलब होता है जीभ, और जवान का मतलब होता है युवा। ठीक है, तो यहाँ पे जीभ और युवा जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है दोहरे लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो दोस्तों दोहरे लाभ के अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा यहाँ पे सही फिट बैठेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुगना फायदा, दोहरा फायदा। ठीक है, आम का भी फायदा और गुठलियों का भी फायदा। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आँख के अंधे नाम नैन सुख, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि नाम के विपरीत गुण। थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि असमर्थ व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा बोलता है। नाचने निकली तो घूंघट क्या, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब कोई काम करने में शर्म क्यों करना। अब काम करना ही है तो फिर शर्म किस बात की। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा नाचने निकली तो घूंघट क्या। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो ओष्ठ ध्वनि यहाँ पे बताना है कौन सी है, तो वो ध्वनि जिसमें ओठ का इस्तेमाल होता है वो जो है ओष्ठ ध्वनि हो जाती है। तो जो छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ, ये जो है ओष्ठ ध्वनि होती है। स्वर में जो है ये ओष्ठ ध्वनि हो जाती है। और अगर व्यंजन में बात करें तो ओष्ठ व्यंजन जो है पा वर्ग के जो अक्षर होते हैं, जैसे पा फा बा भा मा, जिसमें ओठ का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, तो वो जो है ओष्ठ ध्वनि ये भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल छोटा ओ आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अपादान कारक का परसर्ग क्या है। अपादान कारक का परसर्ग यानी विभक्ति क्या होती है, तो अपादान कारक की विभक्ति यहाँ पे से हो जाएगी। अपादान कारक की विभक्ति से होती है, लेकिन अलग होने के संबंध में होती है, क्योंकि से जो विभक्ति होती है वो करण कारक की भी होती है। तो अपादान कारक की विभक्ति से होती है अलग होने के संबंध में। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वहाँ पे जो से आता है वो अपादान कारक की विभक्ति के रूप में आता है। ठीक है, और जो करण कारक में से आता है वो साधन का बोध कराता है। जैसे कि वो पेन से लिखता है, ठीक है, तो किसी माध्यम से अगर कोई कार्य किया जा रहा हो तो वहाँ पे से अगर आता है तो वो जो है करण कारक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे जो है कौन सी हो जाएगी, तो बर्तन। बर्तन की बात करेंगे तो बर्तन जो है कैसी संज्ञा है, तो जिसके जैसे तमाम चीज़ें हों, मतलब जिसके जैसे और हो, तो वो जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बर्तन जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बहन, तो बहन भी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बहन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यमुना, यमुना जो है जिसके जैसा कोई और ना हो, वो व्यक्तिवाचक, मतलब किसी का जो नाम होता है विशेष उसका नाम होता है, वो जो है व्यक्तिवाचक होता है। तो यमुना जो है यमुना व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे मनुष्यत्व, मनुष्यत्व जो है ये क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें जो है ये भाव होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, तो वो जो है क्या हो जाता है, वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा में ज़्यादातर प्रत्यय जो है बाद में जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो व्याकुल ये जो है शुद्ध है, ऐतिहासिक ये अशुद्ध हो जाएगा। ऐतिहासिक जो है ऐसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाता है। आध्यात्मिक भी सही है, लेकिन अगर अध्यात्म पूछा जाए आपसे तो अध्यात्म जो है ऐसे लिखा जाता है, उसमें बड़ा आ नहीं होता है। अध्यात्म इस तरह होता है, लेकिन जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पे आ में जो है वृद्धि हो जाती है, तो ये हो जाता है आध्यात्मिक। विद्यमान भी सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है? ऐतिहासिक अशुद्ध था, ऐसे लिखा जाएगा ऐतिहासिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आलंबन कहलाता है, तो आलंबन क्या कहलाता है? आलंबन इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है रस का क्वेश्चन है, तो इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे रस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आलंबन जो है बताना है, आलंबन कहलाता है। तो अगर हम आलंबन की बात करेंगे तो जो रस होता है इसमें जो है रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है विभाव, विभाव होता है, और अनुभाव होता है, अनुभाव, और इसके अलावा संचारी भाव होता है, संचारी भाव, संचारी भाव होता है, और एक होता है अस्थाई भाव। तो ये जो है रस में 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आलंबन जो होता है ये विभाव का भाग होता है। विभाव में जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है आलंबन, विभाव में एक आलंबन हो जाता है और दूसरा हो जाता है उद्दीपन। तो विभाव के 2 भाग हो जाते हैं, एक आलंबन हो जाता है और दूसरा हो जाता है उद्दीपन, ठीक है। तो यहाँ पे आलंबन जो है क्या होता है? विभाव होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लंघन का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या है? उत धन लंघन, ये जो है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और पूछा जाए कौन सी संधि यहाँ पे है, तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे जो है बताना है कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। तो अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण जो है इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है गुणवाचक, और एक होता है दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक, और एक होता है तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हो जाता है, और चौथा हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो कोई सर्वनाम अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये क्या है? सर्वनाम है, और ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में अगर प्रयुक्त होगा तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। बाकी अगर गोल की बात करते हैं तो गोल कौन सा विशेषण होगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 4 जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चतुर तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दूध के दांत ना टूटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दूध के दांत ना टूटना, इसका जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभव ना होना, अनुभव ना होना यानी कि दूध के दांत ना टूटना। अभी दूध के दांत नहीं टूटे यानी कि अनुभव नहीं है अभी, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो विस्मय जो है किस रस का अस्थाई भाव होता है? विस्मय जो है अद्भुत रस का अस्थाई भाव हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं रौद्र, तो रौद्र खुद एक रस है जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाता है क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। और भयानक भी रस होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। और बीभत्स रस ये भी रस है, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका अस्थाई भाव होता है घृणा, घृणा या फिर इसका जुगुप्सा, ये जो है इसका अस्थाई भाव होता है, ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं? तो मैंने आपको बताया था शब्द अलंकार 3 होते हैं, एक होता है अनुप्रास, एक होता है यमक और एक होता है श्लेष।
तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार, ये शब्द अलंकार नहीं, ये कैसा अलंकार है, ये अर्थालंकार हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ये लोकोक्ति यानी कि मुहावरा दिया गया है। कौन सा? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसका मतलब हो जाता है शर्म के मारे क्रोध करना। और अगर हम बात करें क्रोध के मारे शर्म करने लगना, तो ये तो होगा नहीं। अत्यधिक शर्मिंदा होना, इसका अगर अत्यधिक शर्मिंदा होना, इसके लिए अगर मुहावरा पूछा जाए तो पानी पानी हो जाना जो है इसका हो सकता है। अत्यधिक क्रोध करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मुहावरा हो सकता है आग बबूला होना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे वा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अवतरण चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ये अवतरण चिन्ह होता है। और अगर यहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ये जो है उद्धरण चिन्ह होता है। और यहाँ पे ये जो है क्या है? तो ये होता है अल्प विराम। और ये कौन सा है? तो ये अर्ध विराम है। ये अर्ध विराम हो जाता है। ये तो पता ही है आपको, कोष्ठक, ये कोष्ठक हो जाता है। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका छंद की बात करते हैं। हरि गीतिका छंद ये जो है सममात्रिक छंद होता है। कैसा? सममात्रिक छंद होता है। और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं इसमें होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। और जो 16वीं मात्रा होती है और 12वीं, 16वीं और 12वीं मात्रा पर जो है विराम, या जिसको यति कहते हैं, विराम या यति जो है 16वीं और 12वीं मात्रा पे आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, थकावट में प्रत्यय क्या है? तो थकावट में जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय जो बाद में लगता है वो होता है प्रत्यय। तो यहाँ पे आवट जो है, आवट जो है प्रत्यय हो जाएगा थकावट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दों या पदों की आवृत्ति होने पर होता है। तो जहाँ पे शब्दों या पदों की आवृत्ति होती है वहाँ पे होता है लाटा अनुप्रास। ठीक है। तो अलंकार से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखिए डीप में पूछे गए हैं। अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं, जैसे कि वृत्त्य अनुप्रास, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। तो उसमें लाटा अनुप्रास में शब्दों या पदों की जो है आवृत्ति होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो जहाँ पे समानता के कारण, मतलब कोई दो वस्तुएं हैं, दोनों एक जैसी हैं, तो आपको भ्रम हो जाए कि ये चीज़ जो है वो दूसरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई रस्सी है, आपको भ्रम हो जाए कि वो सांप है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मैंने आपको बताया पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये चेक करने के लिए आप मेरा मेरी लगा करके चेक कर सकते हैं, अच्छा अच्छी लगा करके, या कोई क्रिया लगा करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे संधि, तो संधि आप क्या कहेंगे? संधि हो गई। ठीक है। तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। संपत्ति आप क्या कहेंगे? मेरी संपत्ति। और आवास, तो आवास के लिए क्या कहेंगे? मेरा आवास। ठीक है। या बड़ा आवास, तो ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। समिति, तो समिति जो है समाप्त हो गई, तो ये भी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग कौन सा है? आवास, यहाँ पे पुल्लिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारी का पर्यायवाची क्या होगा? तो नारी का पर्यायवाची की बात करते हैं तो यहाँ पे वनिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनिता जो है नारी का पर्यायवाची होता है। और इसके जो है नारी के कई पर्यायवाची यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ, जैसे कि रमणी जो है ये भी नारी का पर्यायवाची होता है। रमणी हो गया, वामा, वामा, ललना, ये सब जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ललना, प्रमदा, ये जो है नारी का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर सविता की बात करें तो सविता किसका पर्यायवाची होता है? तो सविता जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य का पर्यायवाची होता है सविता। कनक जो है सोना का पर्यायवाची होता है, और कनक मतलब धतूरा भी होता है। सरिता जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का पर्यायवाची होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में
वचन की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें वचन की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा होगा? माता का जो है बहुवचन क्या होगा? माते होगा? नहीं, माता का बहुवचन हो जाएगा माताएं, तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बाकी रात का रातें होता है, ये सही है। रीति का रीतियाँ हो जाएगा। तिथि का तिथियाँ हो जाएगा, तो ये सभी सही है। पहला जो है गलत हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो जो क्रिया होती है, एक तो साधारण क्रिया होती है जिसमें कर्ता जो है खुद कार्य करता है। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे वो खुद कार्य कर रहा है। या राम जो है क्रिकेट खेल रहा है, तो वो खुद वो कार्य कर रहा है। जहाँ पे किसी और से काम कराया जाता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सिलवाना, तो यहाँ पे सिलवाना मतलब कि राम मान लीजिए दर्जी से कपड़े सिलवाता है, तो खुद तो कर नहीं रहा है, दर्जी से वो कपड़े सिलवा रहा है, तो यहाँ पे दूसरे से कार्य कराया जा रहा है, तो इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कटना जो है ये साधारण क्रिया हो जाएगी। कटना का अगर प्रेरणार्थक बनाना हो तो कटवाना हो जाएगा। देना का हो जाएगा दिलवाना। रखना का रखवाना हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल ये सिलवाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और फिर जो है अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है पूज्य, तो ये शुद्ध है। बाकी जो है प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल कैसे लिखा जाता है? प्रतिकूल का शुद्ध रूप होता है इस तरह से, बड़ाऊ की मात्रा होती है। परिस्थिति जो है इस तरह लिखा जाता है, ये जो है परिस्थिति का जो है शुद्ध स्पेलिंग होती है। परीक्षण, तो इसमें रा पे बड़ी की मात्रा होती है, इस तरह लिखा जाता है परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे पूज्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा पहला दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है। का चा टा ता पा जो वर्ग होते हैं, इसमें पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा? अघोष। और बाकी जो है सघोष कौन होगा? सघोष या घोष भी कहते हैं। तो सघोष जो होता है वो तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो सघोष होता है। तो यहाँ पे दिया गया है दा, तो ता था दा, ये तीसरा है, तो यानी कि ये सघोष है। और यहाँ पे धा, ये चौथा हो जाएगा। ना, ये जो है ता था दा धा ना, पांचवा हो जाता है। तो तीसरा चौथा पांचवा ये सभी जो है सघोष में आते हैं, या इनको घोष भी कहते हैं। अघोष जो है दूसरा होता है। तो यहाँ पे दूसरा और पहला, तो ता जो है आप देखेंगे ता वर्ग का पहला वर्ण होता है, तो ये जो है ता कैसा हो जाएगा? अघोष। इसके अलावा था होता, तो था भी जो है क्या होता? अघोष होता। ठीक है, पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराभव में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है पहले लगता है शब्द के, तो यहाँ पे परा जो है ये उपसर्ग हो जाएगा पराभव में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो है गणेश की बात करते हैं। गणेश का पर्यायवाची गजानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर गणेश की बात करते हैं तो गणेश का पर्यायवाची होता है हेरंब। हेरंब जो है गणेश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा द्वय मातुर जो है ये गणेश का पर्यायवाची हो जाता है। इसके अलावा गिरिजानंदन जो है ये गणेश का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुरंदर, ये जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं, ये किसका है? तो ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर। और इंद्र के जो है और पर्यायवाची मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ जो पूछे जाते हैं अक्सर। इंद्र का पर्यायवाची होता है मधुआ, शक जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है कौशिक भी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। कौशिक के अलावा जो है जिष्णु ये वाला सा नहीं होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जिष्णु ये जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा विडोजा याद रखेंगे, विडोजा ये जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या देखिए, रस से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी जो है रस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है। 33 यहाँ पे 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये भी रस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आश्रय।
भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको आश्रय कहते हैं। तो ये रस टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो संचारी भाव इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 33 है। तो इसमें मद, स्मृति, स्वप्न, ये सब जो है संचारी भाव हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा आपको पता है ये क्या है? ये अस्थाई भाव है। ये अस्थाई भाव है। किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये जो है बीभत्स रस का, बीभत्स रस का अस्थाई भाव हो जाता है जुगुप्सा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो भिक्षा जो है ये तत्सम शब्द होता है, और भीतर, भीतर ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, तो भीतर जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें, भीतर का तत्सम क्या होता है? तो भीतर का जो है तत्सम हो जाता है आभ्यंतर। ठीक है, क्या हो जाता है? आभ्यंतर जो है इसका तत्सम शब्द हो जाता है। फिर दोस्तों अगला है, गण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गण ये जो है छंद में प्रयुक्त होता है। गण, गण कितने होते हैं? तो 8 प्रकार के गण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यगण, मगड़, तगड़, रगण, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, इस तरह से होते हैं। इसके लिए जो है एक सूत्र होता है, यमाता, राज, भान, सलगा, ये जो है सूत्र होता है। ठीक है, तो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और फिर जो है नगड़ और सगड़, ये जो है 8 गण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है गणों की, यहाँ गानों नहीं होगा, यहाँ पे गणों होगा। गणों की संख्या 8 होती है, तो ये जो है बिल्कुल सही कथन है। फिर दिया गया गण में 4 वर्ण होते हैं, तो गण में जो है 3 वर्ण होते हैं। जैसे यगण, तो इसमें जो है आपने देखा 3 वर्ण हैं। ठीक है, गण का अर्थ होता है समूह, तो बिल्कुल गण का अर्थ होता है समूह, ये भी कथन सही है। वार्णिक छंदों का आधार गण होता है, तो वार्णिक जो छंद होते हैं उसमें जो है उसका आधार गण होता है। जो यगड़ मगड़ ये सब जो प्रयुक्त होता है ये वार्णिक छंदों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? गण में 4 वर्ण होते हैं, ये कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो जो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं वो जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, तो अंगा जो है पंचम वर्ण हो जाता है, तो वो जो है अनुनासिक हो जाएगा। इसी तरह से अंगा, चाचा, जाजा, इया होता है। फिर टाठा, डाढ़ा, अड़ा होता है, जिसमें नाक का प्रयोग होता है, वो सभी जो है अनुनासिक वर्ग हो जाते हैं। इसी तरह से टाथा, दाधा, ना, ये भी जो है हो जाएगा। और पापा, बाबा, माँ, तो ये भी जो है ये सभी क्या हो जाएंगे? अनुनासिक। और इसके अलावा जो है एक स्वर भी अनुनासिक होता है, वो होता है अन। ठीक है, तो ये जो है अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, जब उपमेय उपमान में रूप, गुण आदि के बीच समानता का प्रतिपादन हो तो अलंकार कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार में जो है उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि सीता का मुख चंद्रमा जैसा है, तो मुख की तुलना जो है की जा रही है किससे? चंद्रमा से। ठीक है, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से, उनके बीच में समानता का प्रतिपादन होता है, तो उसको कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें जो है इसको पहचानने का तरीका होता है। इसमें जो है सरिस आता है, जैसे सरिस या सा आ जाएगा या जैसा आ जाएगा। ठीक है, जैसा या सम, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं समानता प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। और रूपक में क्या होता है? रूपक में जो है उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा जैसा है, तो यहाँ तो उपमेय अलंकार होगा, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि सीता का मुख चंद्रमा है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपमेय को उपमान ही मान लिया गया। ठीक है, फिर दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों सर्वनाम की बात करते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके जो है भेद होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके अलावा जो है संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन, कौन जो है ये ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वो की बात करेंगे, वो, हम और मैं, ये तीनों जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह से 3 उसमें भी होते हैं। तो ये तीनों पुरुषवाचक में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।